नमस्कार दोस्तों, व्हाट इज ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज ऑपरेशन थिएटर पार्ट 1। आज हम देखेंगे कौन से ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्जरी के विकास में योगदान दिया है। इसके बाद में हम देखेंगे कि पुराने जमाने में जो सर्जरी और आधुनिक दौर के युग में, आधुनिक युग में जो सर्जरी है वो किस तरीके से है। इसके बाद में हम देखेंगे नंबर 2 पे कि ऑपरेशन थिएटर जो होता है, ओटी कॉम्प्लेक्स जो होता है, उसके अंदर जो कौन कौन से रूम्स होते हैं, किस तरीके से उस रूम का डिजाइन किया जाता है और कौन कौन से रूम में क्या कार्य किया जाता है। जैसे हम देखें तो स्टरलाइजेशन कौन से रूम में होता है, इसके बाद स्टोर रूम, सर्जन रूम, अनस्थेसिया रूम में क्या कार्य होते हैं, इक्विपमेंट रूम में क्या क्या काम होते हैं, मेडिकल स्टोर्स होते हैं, इनके बारे में सबके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। अंत में हम देखेंगे व्हाट इज ऑपरेशन थिएटर पार्ट 2 के अंतर्गत कि ऑपरेशन थिएटर का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो क्या रखा जाता है। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर की जो ह्यूमिडिटी है वो क्या होती है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो एयर प्यूरिफायर रेट है वो क्या रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं व्हाट इज ऑपरेशन थिएटर पार्ट 2। हम देखें सर्जरी का, तो प्राचीन काल में जो सर्जरी का विकास है वो भारत, ग्रीस और मिस्र जैसे देशों में सर्जरी का अभ्यास किया जाता था। सुश्रुत जो है वो महान एक संत हुआ करते थे, महान चिकित्सक थे, जिन्होंने 600 ईस्वी पूर्व में सर्जरी के बारे में विस्तृत व्याख्या दी थी और उनका जो सुश्रुत संहिता, जो सुश्रुत ग्रंथ है, उसके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से सर्जरी, सर्जिकल इक्विपमेंट और सर्जिकल प्रोसेस के बारे में बताया था। और वही जो सुश्रुत जो थे महान चिकित्सक, दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी के जन्मदाता भी उनको माना जाता है। सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी का जो आविष्कार है वो उन्होंने ही किया था। प्राचीन काल में हम सर्जरी या ऑपरेशन थिएटर का जो रूप देखें तो वो कुछ नहीं होता था। पुराने जमाने में जैसे ही घर का एक कमरा होता है जिसमें बिना ग्लव्स पहने कोई स्टरलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती थी। लाइट भी जो होती है, लाइट सोर्स जो होता है वो सूर्य के प्रकाश में जो नेचुरल लाइट होती है या फिर लैंप में सर्जरी की जाती थी। इसके बाद में न तो ग्लव्स पहने जाते थे, न कोई इक्विपमेंट होते थे, न कोई ड्रेपिंग होती थी, न कोई स्टरलाइजेशन होता था। इस तरीके से सर्जरी हुआ करती थी, जो कि सक्सेस रेट उसका सिर्फ 2% हुआ करता था। इसके बाद जैसे जैसे विकास होता गया सर्जरी में, आधुनिक युग की हम बात करें तो 1800 और 19वीं सदी में एक सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर एक को हमें देखने को मिला। एंटीसेप्टिक जो क्रियाएं हैं उसका जो है योगदान हो चुका था। तो जो हमारे जो महान वैज्ञानिक हुआ करते थे, जोसेफ लिस्टर, जिन्होंने स्टरलाइजेशन के बारे में हमें बताया था, स्टरलाइजेशन का जो जनक है वो जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। इसके बाद में जो हमारे महान एक नर्स हुआ करती थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्होंने सर्जरी के बारे में बहुत कुछ बताया। सर्जिकल और नर्सिंग जो पेशेंट होता था, नर्सिंग मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, एंटीसेप्टिक, ऑपरेशन थिएटर में किस तरीके से व्यवस्था होना चाहिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि बहुत ही महान नर्स हुआ करती थी और आज भी पूरी दुनिया में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से 12 मई को नर्सिंग डे मनाया जाता है, जिन्होंने सर्जरी के इसमें या फिर नर्सिंग प्रोफेशन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस तरीके से पुराने जमाने में सर्जरी हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ओटी कॉम्प्लेक्स। ओटी कॉम्प्लेक्स या ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो रूम्स होते हैं वो कौन कौन से रूम्स होते हैं, कौन से रूम में क्या कार्य किया जाता है। तो हम सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले जब हम किसी ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स में इंटर होते हैं तो ये हमारे जो भी हमारे पैरामेडिकल स्टूडेंट है या हमारे नर्सिंग स्टूडेंट है या फिर जो आम लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि ऑपरेशन थिएटर का जो जोन होता है वो 3 भागों में बटा रहता है। जैसे स्टेराइल जोन होता है जो पूर्ण रूप से, एक अनस्टेराइल जोन होता है पूर्ण रूप से, और एक अर्ध स्टेराइल जोन होता है जो कि स्टेराइल भी होता है और अनस्टेराइल भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ऑपरेशन थिएटर को जो जोन होता है उसको 3 भागों में बांट दिया। हमने बताया कि अनस्टेराइल एरिया, अर्ध स्टेराइल एरिया और पूर्ण रूप से जो स्टरलाइजेशन एरिया होता है, इस तरीके से 3 भागों में उस जोन को बांटते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं, चलते हैं हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर कौन कौन से रूम्स होते हैं। सबसे पहले तो जो रूम होता है वो चेंजिंग रूम होता है। फीमेल डॉक्टर्स के लिए अलग होता है, मेल्स डॉक्टर्स या मेल्स कर्मचारियों के लिए अलग से रूम होते हैं, जिसमें कि जो भी हमारे डॉक्टर्स होते हैं, जो भी हमारे नर्सेस होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, जो भी ऑपरेशन थिएटर से जुड़े जो लोग होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, वो सबसे पहले इंटर करने के पहले ही वो अंदर चेंजिंग रूम में इंटर करते ही अपनी जो ड्रेस होती है उसको चेंज करते हैं और ओटी अटायर को पहना जाता है।
ओटी अटायर में हम देखें तो जो हमारे गाउन्स होते हैं, मेल्स के लिए पजामा कुर्ता, फीमेल्स के लिए जो गाउन्स होते हैं, इसके बाद कैप मास्क होती है और शू कवर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से प्रॉपर ओटी अटायर पहनने के बाद ही ओटी के अंदर इंटर करते हैं। इसके बाद हम देखें तो ओटी के अंदर एक सर्जन रूम होता है। सर्जन रूम होता है जहां पर सर्जन जो भी हमारी प्री प्लान सर्जरी होती है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जूनियर डॉक्टरों को, जो हमारे एसआरस होते हैं, उन लोगों को, जो हमारे प्रोफेसर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, वो लोग सर्जरी के बारे में प्लान करते हैं। वहीं पर वो रेस्ट भी कर सकते हैं और किसी भी सर्जरी के बारे में वो डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हम तो एनेस्थेसिया रूम आता है। एनेस्थेसिया रूम जो होता है वो एनेस्थेसी जो एनेस्थेसिया की जो कंसल्टेंट होते हैं वो एनेस्थेसिया रूम एनेस्थेसिया कंसल्टेंट के लिए होता है। वहां पर एनेस्थेसिया कंसल्टेंट संबंधी जो इम्पोर्टेंट बातें होती है, इसके बाद में जो हमारे एनेस्थेसिया कंसल्टेंट होते हैं वो वहां रेस्ट भी कर सकते हैं। और जो ऑपरेशन के पहले जो प्री एनेस्थेटिक जो चीजें होती है, इनके बारे में वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं कि सर्जरी के अनुसार कौन सा एनेस्थेसिया देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम तो हमारा स्टरलाइजेशन रूम आता है। स्टरलाइजेशन रूम में जो भी हमारे स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको रखा जाता है स्टरलाइजेशन रूम के अंदर। फिर हम देखें स्टरलाइजेशन जो एरिया होता है, स्टरलाइजेशन रूम होता है, उसके अंदर ही ऑटोक्लेव होता है जो कि इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव। सर्जन रूम के बाद एनेस्थेसिया रूम होता है। एनेस्थेसिया रूम में जो एनेस्थेसिया कंसल्टेंट होते हैं ये उनके लिए अवेलेबल होता है और जो एनेस्थेसिया जो टीम होती है वो किसी केस को लेकर वहीं पर डिस्कस करते हैं, प्री प्लान करते हैं कि सर्जरी के अनुसार कौन सी सर्जरी में कौन सा एनेस्थेसिया दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये एनेस्थेसिया कंसल्टेंट के लिए एनेस्थेसिया रूम होता है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो सिस्टर रूम भी होता है जो कि सिस्टर्स और टेक्नीशियन के लिए ये रूम होता है जो कि अनस्टेराइल सेमी स्टेराइल हम इसको कहते हैं। ये जो जोन है अभी मैंने जो बताया, चेंजिंग रूम के बाद में जो जोन आता है ये जो जोन होता है सेमी स्टेराइल। सेमी स्टेराइल मतलब न तो ये अनस्टेराइल है और न ये पूर्ण रूप से स्टेराइल है। तो जो सेमी स्टेराइल जोन होता है वो सर्जन रूम, एनेस्थेसिया रूम, सिस्टर्स रूम, मेडिसिन स्टोर, ये सेमी स्टेराइल रूम के अंतर्गत आते हैं और हमारा स्क्रब एरिया। अब आगे बढ़ते हैं नर्सेस रूम के बाद में जो आता है नर्सेस रूम जो होता है उसमें नर्सेस जो अब होती है वो सर्जरी संबंधी जो भी अपने नोट्स होती है, जो एंट्री करना होती है वो एंट्री वगैरह करते हैं। जो रजिस्टर होता है, जो भी उनका जो काम है वो ऑपरेशन थिएटर संबंधित जो भी रजिस्टर्ड मेंटेन करना होती है वो उसको मैनेजमेंट संबंधित डाटा मेंटेन करती है। इसके बाद में आगे बढ़े तो हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही स्टरलाइजेशन रूम आता है। स्टरलाइजेशन रूम क्या होता है? स्टरलाइजेशन रूम के अंदर ऑटोक्लेव होता है। ऑटोक्लेव ईटीओ मशीन होती है जहां पर इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट को स्टरलाइज किया जा सकता है, जीवाणु रहित करते हैं। और स्टरलाइजेशन रूम में ही जो ड्रम्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट की साफ सफाई की जाती है, ड्रम प्रिपेयर की जाती है सर्जरी के हिसाब से, कौन सी सर्जरी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं उसके अलग अलग सर्जरी वाइज अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के ड्रम या बॉक्स अलग अलग होते हैं। इसके बाद में स्टरलाइजेशन एरिया के बाद में स्क्रबिंग रूम होता है। स्क्रबिंग रूम में जिसे हम जहां पर हम हाथों को सैनिटाइज करते हैं, जो भी हमारे सर्जन्स होते हैं, जो भी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, ओटी टेक्नीशियन या फिर जो नर्सेज होती है जो कि सर्जरी में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, उनको सर्जरी में जाने के पहले स्क्रबिंग की एक प्रोसेस होती है वो करना होती है जिसे हम सैनिटाइजेशन भी कहते हैं। तो स्टरलाइजेशन की एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है, वो जीवाणु को मारने के लिए स्टरलाइज करते हैं अपने हाथों को और ये स्क्रबिंग की प्रोसेस होती है। इसके बाद में हम देखें तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट रूम आता है, एक इंस्ट्रूमेंट रूम होता है जहां पर इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट को रखा जाता है। इस तरीके से आगे हम देखें तो एक मेन ऑपरेशन थिएटर होता है जिसे कि हम मेन ऑपरेटिंग रूम कहते हैं। मेन ऑपरेटिंग रूम के अंदर ऑपरेशन टेबल होती है, लाइटिंग सिस्टम होता है। लाइट जो होती है ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो बिना परछाई की होती है। उस लाइट की एक क्वालिटी होती है कि उस लाइट में परछाई नहीं होती है, तो इसलिए ऑपरेशन करने में सर्जन को बहुत ही सुविधा होती है। और ओटी टेबल के बाद में जो पेशेंट जो टेबल होती है, ओटी टेबल, उसके सिराने पर ही एक मशीन होती है जिसे हम एनेस्थीसिया मशीन कहते हैं, जो कि बेहोशी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान जब बेहोशी देते हैं तो गैसों के आदान प्रदान करने के लिए ये एनेस्थीसिया मशीन का उपयोग किया जाता है। एनेस्थीसिया मशीन से बेहोशी की दवाई दी जाती है
और इसके बगल में ही एनेस्थेसिया ट्रॉली होती है जहां पर कि एनेस्थेसिया से जुड़े इंपॉर्टेंट इंजेक्शन रखे जाते हैं। इसके बाद में सक्शन मशीन होती है, जो सक्शन मशीन सर्जरी के अंतर्गत जो भी ब्लड या फ्लूइड आता है उसको ये सक करने का काम करती है, सक्शन मशीन होती है। तो ऐसे जो बेसिक इक्विपमेंट होते हैं ओटी के अंदर, वो ओटी टेबल, ओटी लाइट, जैसे हम ओटी एल्यूमिनेशन भी कहते हैं, सक्शन मशीन होती है, कॉटरी मशीन होती है। कॉटरी मशीन का जो काम है, सर्जरी के दौरान जब हम इंसिजन लगाते हैं सर्जन हमारे, तो जो ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए उसको कोगुलेट करके ब्लीडिंग को रोका जाता है कॉटरी मशीन के द्वारा, जिसके कि 2 प्रोब होते हैं, बाइपोलर भी होता है और मोनोपोलर भी होता है। तो इस तरीके से कॉटरी मशीन, ये जो बेसिक ऑपरेशन थिएटर जो होता है उसका मैं आपको बता रहा हूं। आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के अंदर और भी ज्यादा इक्विपमेंट होते हैं, लेकिन बेसिक ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थेसिया मशीन, ओटी टेबल, ओटी लाइट, कॉटरी मशीन, सक्शन मशीन, ये जो बेसिक इक्विपमेंट होते हैं ये हमारे ऑपरेशन थिएटर के अंदर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सप्लाई रूम होता है। सप्लाई रूम, जैसे मैंने स्टरलाइजेशन एरिया बताया था, उसी स्टरलाइजेशन एरिया से एक विंडो गई हुई होती है, उसी विंडो के जरिए डायरेक्ट वो विंडो ऑपरेशन थिएटर में खुलती है और वहीं से हम सप्लाई एरिया से जो भी इक्विपमेंट आवश्यकता अनुसार जो ऑपरेशन में लगते हैं वो वहां पर हम रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये ऑपरेशन थिएटर का जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके से ऑपरेशन थिएटर का मैनेजमेंट होता है। चेंजिंग रूम, सर्जन रूम, एनेस्थेसिया रूम, इसके बाद स्टरलाइजेशन रूम, सप्लाई रूम्स होते हैं, स्क्रबिंग एरिया होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ऑपरेशन थिएटर का मैनेजमेंट होता है। आगे चले तो एनएबीएच, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हेल्थ केयर एंड प्रोवाइडर के अनुसार ऑपरेशन थिएटर का जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है और जो एयर प्यूरिफायर का रेट होता है बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि वहां पर काम करने वाले हमारे सर्जन, नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियन और पेशेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ऑपरेशन थिएटर का जो टेम्परेचर होता है वो 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। ह्यूमिडिटी की हम बात करें तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो 40 से 60% के बीच ऑपरेशन थिएटर की ह्यूमिडिटी रखी जाती है। 60% से ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो बैक्टीरिया का ग्रोथ होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, इन्फेक्शन बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। 40% से कम यदि ह्यूमिडिटी रखते हैं ऑपरेशन थिएटर की तो वहां पर मॉइस्चर होने की और शॉर्ट सर्किट होने की, जो इलेक्ट्रिक पैनल है उसमें शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। एयर प्यूरिफायर रेट की हम बात करें तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो एयर प्यूरिफायर रेट है वो 20 से 25 बार प्रति घंटे की दर से एयर प्यूरिफायर का जो एक्सचेंज है वो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा व्हाट इज ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो हमने पार्ट 2 के अंदर जो बातें बताई।